हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियस। उसका लेक्चर नंबर 3 लेके हम आए हैं आज न्यूक्लियस। सो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 वो हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा? सेकेंड, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हम किसको बोलते हैं? एंड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, किसको फिशन होगा एंड किसको फ्यूजन होगा, और बेसिक न्यूमेरिकल्स लेके मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है बेटा? सो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक दैट इज मास डिफेक्ट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? मास डिफेक्ट। चलो हम स्टार्ट करेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हम बोलते किसको है? पहले आप बेसिक्स अंडरस्टैंड कीजिए बेटा। अब देखिए, लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास 2 kg। ये तीसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास 3 kg। भाई बोलिए भाई, ये 3 ऑब्जेक्ट्स आए, ये आपस में मिले, इन्होंने एक बॉडी बनाई जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स इस तरह से मिल गए। 3 ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3 मिल गए आपस में। आप मुझे बोलिए भाई, इन्होंने ये कंपोजिट ऑब्जेक्ट बनाया, इसका एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए भाई? एक्सपेक्टेड मास, इसका एक्सपेक्टेड मास होना चाहिए इन तीनों का टोटल मास। इसका मास 3, 2, इस बॉडी को रखेंगे बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। ये बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। टोटल मास 3, 4, 5, 6। एक्सपेक्टेड मास शुड बी हाउ मच? इट शुड बी 6 kg। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है, 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। तीनों मिले, तीनों ने ये बॉडी बनाई, तीनों का मास हमने ऐड किया, ऐड करके एक्सपेक्टेड मास आना चाहिए कितना? 6 kg। लेकिन अगर किसी हिसाब से मास जो है ये आया 5.8 kg। क्या आया बेटा? 5.8 kg। तो हम क्या बोलेंगे? ये कंपोजिट का जो मास है, इसका मास, ये मास इट इज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मास ऐड करके 6 आना चाहिए, लेकिन हमें किसी तरह से आ रहा है 5.8। हम बोलेंगे भाई ऐड करके तो 6 निकलना चाहिए, लेकिन हमें तो 5.8 ही निकला। इट मीन्स जब ये कंबाइन हो गए, कंबाइन करके जो मास आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था? 6, लेकिन आया कितना? 5.8। हम बोलेंगे इस कंपोजिट का जो मास है ये लेस है। किससे लेस है? इन तीनों को ऐड करके जो निकला उससे कम है। या हम बोलेंगे जो मास है बेटा, मास लॉस हुआ। कब लॉस हुआ? जब ए बी सी मिले और कंपोजिट बनाया। शाबाश, ये एक बॉडी बनाई, इस प्रोसेस में मास लॉस हुआ। कितना मास लॉस हुआ? आप बोलोगे अरे ये तो इजी है, इनका मास तो 6 kg है, निकला तो 5.8। मास लॉस जो है बेटा, मास लॉस कितना आया? आप बोलोगे 6 - 5.8, 0.2 kg मास लॉस हुआ। आना चाहिए था 6 kg, लेकिन आया 5.8 ही kg। क्यों आना चाहिए था 6 kg? इन तीनों को ऐड करके 6 निकलता है। आया कितना? 5.8। कितना गायब हुआ? 0.2 kg गायब हुआ। ये कैसे आपने निकाला? कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड किया, कंपोजिट को माइनस किया, आंसर निकला 0.2 kg। इतना मास लॉस हुआ। इस मास को हम बोलेंगे 0.2 kg को मास डिफेक्ट। जब इस प्रोसेस को 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस प्रोसेस में कुछ मास लॉस हुआ। कितना हो गया? इस वाली एग्जांपल में 0.2 kg लॉस हुआ। इस 0.2 kg को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। इस चीज का, इस प्रोसेस का मास डिफेक्ट। अब हमें यही मास डिफेक्ट स्टडी करना है, लेकिन किस में? न्यूक्लियस में। आपको समझ आ रहा है भाई? चलिए,
न्यूक्लियस में कैसे मास डिफेक्ट होता है बेटा। देखिए भाई, आप एग्जाम्पल लीजिए। लेट अस सपोज हम एग्जाम्पल लेंगे हीलियम की। किसकी लेंगे भाई? हीलियम की। ये हीलियम है, हीलियम 24। अगर आप हीलियम न्यूक्लियस देखोगे, इसमें क्या है बेटा? न्यूट्रॉन आएंगे 4 - 2 2, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 न्यूक्लियॉन्स। ठीक, इसमें 2 प्रोटॉन्स है एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इस तरह से बन गया है। प्रोटॉन आया, प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आया, ये 4 आए और मिल गए। ठीक, इन्होंने क्या बनाया बेटा? इन्होंने बनाया हीलियम का न्यूक्लियस। इसमें क्या है? 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है एंड 2 न्यूट्रॉन्स है। इसको हम मास रखेंगे mx। व्हाट इज mx? mx इज नथिंग, इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। चलिए भाई, आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड कीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करके टोटल मास कितना आएगा? 2 mp प्लस 2 mn। ये आएगा भाई। 2 प्रोटॉन्स को मैंने ऐड किया, 2 न्यूट्रॉन्स को ऐड किया, ये मास आया। अगर हम मैथमेटिकल वैल्यूज डालेंगे बेटा, इसमें क्या डालेंगे? मैथमेटिकल वैल्यूज। इस वाली एग्जाम्पल में लेट अस सपोज ये आना चाहिए 4.00139 ग्राम। इन चारों को ऐड करके कितना निकलता है? 4.00139 ग्राम। लेट अस सपोज, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मुझे एक्चुअल वैल्यू याद नहीं है, वो मैं न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा। आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड किया, आपको टोटल मास कितना निकला बेटा? आपको निकला 4.00139 ग्राम निकला आपको ऐड करके। ये जो अब न्यूक्लियस बना हीलियम का न्यूक्लियस, इसका मास कितना होना चाहिए? इसका मास यही होना चाहिए। कितना इसका मास होना चाहिए? 4.00139 ग्राम। 4 ऐड हो गए, ये निकला। ये न्यूक्लियस जो है, इसका मास तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये किससे बना? ये इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से बना। लेकिन हम क्या देखते हैं? इसका मास निकला 4.000 AMU में रखेंगे। हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैंने बोला। ठीक, अरे हो क्या रहा है बेटा? जब 4 न्यूक्लियॉन्स मिले, हीलियम का न्यूक्लियस बना। हीलियम के न्यूक्लियस का मास होना चाहिए इन 4 को ऐड करके, लेकिन हम क्या देखते हैं? हीलियम न्यूक्लियस का जो मास है बेटा, इट इज लेस then the sum of the masses of its nucleons। कम है, किसे कम है? न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड करके जो निकला उससे कम आ रहा है बेटा, उससे कम आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा? 4.0329। एक्चुअल वैल्यू है 4.0239। जब आप चारों को ऐड करोगे आपको आएगा 4.0239 AMU। ये आपको ऐड करके निकला 4.0239 AMU। लेकिन हम क्या देखते हैं? 4.0026, इसका मास है 4.0026 AMU। ऐड करके कितना आना चाहिए? ऐड करके आना चाहिए 4.0239, लेकिन आ कितना रहा है? 4.0026। इसका मास कम है इसके मास से। सो आप कंक्लूड क्या करोगे? जब ये 4 न्यूक्लियॉन्स मिले, न्यूक्लियस बनाया, मास कम हुआ है। इसको मास जो है, इसका मास ये कम है इसके न्यूक्लियॉन्स के मास से, ये ज़्यादा है 4.0239, ये 4.0026। कितना मास लॉस हुआ है भाई? डेल्टा है। कितना मास लॉस हुआ है? आप बोलोगे मास इतना लॉस हुआ है 4.0239 माइनस 4.0026। ये 0.0213 AMU ये जो है बेटा, ये लॉस हुआ है।
कब लॉस हुआ है? जब 4 न्यूक्लियॉन्स मिले, न्यूक्लियस बनाया, 4 न्यूक्लियॉन्स मिले, हीलियम का न्यूक्लियस बनाया। इसका मास तो इसके बराबर आना चाहिए था, 4 मिल गई, 4 आना चाहिए था, लेकिन कम आ रहा है। अब कंक्लूड करोगे, जब न्यूक्लियॉन्स मिले, न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस का मास स्लाइटली कम हुआ है न्यूक्लियॉन्स के मास से, न्यूक्लियॉन्स के मास से कम हुआ है। यही मास जो लॉस हुआ है, जब न्यूक्लियॉन्स मिली, न्यूक्लियस बना, ये जो मास कम हुआ, इस प्रोसेस में इस लॉस्ट मास को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। किसके बराबर होता है बेटा? कैसे कैलकुलेट किया? न्यूक्लियॉन्स का मास निकाला, न्यूक्लियस का मास निकाला, दोनों को आपने माइनस किया, आपको मास डिफेक्ट मिला। सो मास डिफेक्ट किसके बराबर होगा? क्या होता है? पहले बोलिए होता है क्या है, फिर किसके बराबर होता है? इट इज द मास लॉस्ट व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा, मास डिफेक्ट। It is the mass lost when nucleons combine to form nucleus। जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हुए, न्यूक्लियस बनाया, इस प्रोसेस में ये जो मास लॉस हुआ, इस लॉस्ट मास को क्या बोलते हैं हम भाई? मास डिफेक्ट। एंड किसके बराबर होता है? चलो ये तो है, किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द, एक तो डिफरेंस इन द, ये पहले आपने मास निकाला न्यूक्लियॉन्स का, फिर न्यूक्लियस का, दोनों को माइनस किया। इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द masses of, difference in the masses of nucleons and nucleus। न्यूक्लियॉन्स का मास निकालोगे, न्यूक्लियस का मास निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे, आपको निकलेगा भाई। ठीक, यहां तक क्लियर बेटा? चलो, ये तो मैंने हीलियम की एग्जांपल दी। आप जनरल में बोलिए, जनरल में किसके बराबर होगा? जनरल में मास डिफेक्ट की इक्वेशन जो होगी भाई, मास डिफेक्ट अब मैथमेटिकली निकालेंगे। ठीक, मास डिफेक्ट, लेट अस सपोज ये एलिमेंट है बेटा x, z है इसका एटॉमिक नंबर, a है इसका मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर? a माइनस z इज द न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, एंड mx, व्हाट इज mx? mx इज द मास ऑफ इट इज न्यूक्लियस। जब कंबाइन हुआ, कंबाइन होके इसने न्यूक्लियस बनाया, उसका मास हमने रखा mx। देखिए भाई, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, देखिए भाई किसके बराबर होगा? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स में आता है एक तो प्रोटॉन, और आते हैं भाई क्या आते हैं? एक तो प्रोटॉन आते हैं, उसमें न्यूट्रॉन आते हैं। बोलिए भाई, एक एटम में कितने प्रोटॉन? Z प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन का मास mp रखेंगे, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? Z टाइम्स mp। ये हो गए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? Z प्रोटॉन है भाई, एक प्रोटॉन का मास mp, टोटल हो गया Z mp। कितने न्यूट्रॉन? a माइनस z। बोलिए भाई, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? a माइनस z टाइम्स mn। ये हो गया प्रोटॉन्स का मास, एक प्रोटॉन का mp, z प्रोटॉन्स का zmp। एक न्यूट्रॉन का मास mn, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस z mn, क्योंकि a माइनस z हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए भाई, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स अब किसके बराबर होगा? zmp प्लस a माइनस z mn। ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मास है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूक्लियस है mx। व्हाट इज mx? मास ऑफ न्यूक्लियस। जब कंबाइन हो गए, क्या क्या कंबाइन हो गए भाई? एक z प्रोटॉन्स आए, a माइनस z न्यूट्रॉन्स आए, और उन्होंने न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस का मास हमने रखा है mx। ठीक,
तो बोलिए भाई मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है? न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस माइनस करना है। न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर? शाबाश, बोलिए भाई। मास डिफेक्ट हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके बराबर आता है? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। How much is mass of nucleons? Z times mp plus, very good, A minus Z times mn. Mass of nucleons minus mass of nucleus X. इसको बोलते हैं हम mass defect. So this is the mass defect. Mass of nucleons minus mass of nucleus. ये आपका mass defect है बेटा। दिस इज योर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की इक्वेशन आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ये हो गया मास डिफेक्ट। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? जब न्यूक्लियॉन्स आएंगे, न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस का मास कम होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ऐड करके। इट मीन्स जब न्यूक्लियॉन्स मिले, न्यूक्लियस बन गया, कुछ मास लॉस हुआ है। डिफरेंस है मासेस का, डिफरेंस नहीं आना चाहिए था लेकिन हुआ है। सो अब आते हैं हम यहां की ओर, बाइंडिंग एनर्जी की ओर। बाइंडिंग एनर्जी देखिए भाई, परसों मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया E इक्वल टू mc²। अगर कहीं पे कुछ मास डिसअपियर होता है तो वहां क्या होता है? बेसिकली एनर्जी कम होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होती है। वैसे आपको डिफिकल्टी अगर हो रही है समझने में, आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर 1 kg मास डिसअपियर हो जाएगा, उसके बदले एनर्जी निकलेगी E इक्वल टू mc², हम लगाओगे 1 E² मल्टीप्लाई। अगर 2 kg मास डिसअपियर हो जाएगा, वहां क्या निकलेगी? एनर्जी 2 × c² एनर्जी निकलेगी। ऐसे इजी हो जाएगा समझने में। परसों मैंने आपको बोला बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी एंड मास दे आर इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, ये आपको न्यूक्लियॉन्स आए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको एक ही न्यूक्लियस बन गया। ठीक, इस प्रोसेस में कुछ मास लॉस हुआ। कितना मास लॉस हुआ? डेल्टा एम मास लॉस हुआ। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको आना चाहिए था 4.00239। ठीक, 4.0239 वटएवर जो मैंने बोलता, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आपको रहा है 4.00021। लेट अस सपोज इस प्रोसेस में मास लॉस हुआ है। कितना मास लॉस हुआ है? 239 को 21 माइनस कीजिए, 9812 इतना मास लॉस हुआ है 0.00218। इस वाली एग्जांपल में लेट अस सपोज 0.0218 इतना मास लॉस हुआ है। किस प्रोसेस में? न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाना। इस प्रोसेस में क्या हुआ है बेटा? मास लॉस हुआ है। जो मास लॉस हुआ है वो क्या हो जाएगा? अपीयर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम भाई? बाइंडिंग एनर्जी। सो हम बोलेंगे जब न्यूक्लियॉन्स आए, इन्होंने न्यूक्लियस बनाया, इस प्रोसेस में मास कम हुआ, जो मास लॉस हुआ उसके बदले क्या निकली बेटा? एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। एक डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए भाई। व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन to form nucleus, some mass is lost, उसको क्या बोलते हैं भाई? मास डिफेक्ट। This mass lost appears in the form of energy। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई? बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। नोट डाउन कीजिए भाई। अब
अब कितना मास लॉस हुआ, डेल्टा एम। अगर डेल्टा एम लॉस हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी भाई, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी बेटा, डेल्टा एम आपने कैलकुलेट किया है किसके बराबर, Z टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस Z एम एन माइनस एम एक्स होल को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन है। और क्या रहा है बेटा, आप देखिए ये एक न्यूक्लियन है, ये एक न्यूक्लियन है, ये एक न्यूक्लियन है, ये एक न्यूक्लियन है। चारों न्यूक्लियंस आपस में आए, मिले और न्यूक्लियस बनाया। मास लॉस हुआ इस प्रोसेस में, जो मास लॉस हुआ वो अपीयर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका उल्टा सोचिए भाई, अगर ये पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को अगर आपने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए भाई, अब दूसरी डेफिनेशन पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा। द एनर्जी रिलीज्ड भी लिख सकते हो, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of nucleus is called binding energy। जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, उसको एनर्जी को क्या बोलेंगे भाई, बाइंडिंग एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हो, हाँ, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक क्लियर? चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है भाई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कैसे है, प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आपस में मिले हुए हैं। न्यूक्लियस में एक एडिशनल फोर्स होता है, लास्ट में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नजर रखिए, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन को बाइंड करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल नहीं करेगा, रिपल कराएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनको अट्रैक्ट करवाता है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा। हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। फिलहाल आप याद रखिए, न्यूक्लियस जो है, इसमें जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इनको बांध के रखता है, न्यूक्लियॉन्स को। अट्रैक्टिव है। आप एटम का कॉन्सेप्ट लीजिए, ये एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन वाज बाउंड टू न्यूक्लियस। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करना है, आप एनर्जी सप्लाई करते थे, ये निकलता था, उस एनर्जी को बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। याद है बेटा? यस। इसी तरह से आप अर्थ लीजिए, अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स है, अगर इस प्लैनेट को निकालना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, निकलेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। अगर आपको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इनको अलग अलग इस तरह से आप रिवर्स में रिएक्शन चलानी है। आपने पहले इन चारों को मिलाया, न्यूक्लियस बनाया, अब न्यूक्लियस को ब्रेक करके ये निकालना है। आप क्या करोगे बेटा? आप एनर्जी सप्लाई करोगे। जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये जो एनर्जी आपने सप्लाई की, ये इसी के बराबर होगी जो इसने रिलीज की होगी। फॉर एग्जांपल, 4 मिले, न्यूक्लियस बनाया, 100 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। एग्जांपल मैंने दी, 100 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अगर इसी न्यूक्लियस को आप यही 100 जूल एनर्जी दोगे, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस एनर्जी को भी बोल सकते हैं क्या? बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन है, इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू न्यूक्लियस so as to break its constituents. It is the energy supplied to nucleus so that it can be split into its constituents. That energy is supplied, that is called as binding energy. दूसरी डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हो भाई।
आप लिखिए बाइंडिंग एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन भी, द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ स्टेबल न्यूक्लियस, in a stable nucleus are held together by nuclear forces, are held together by nuclear forces. So energy is needed to pull them infinitely apart. Energy is needed, इस टाइम एनर्जी सप्लाई करनी है, to pull them infinitely apart, अलग अलग निकालने के लिए, to put them infinitely apart. The same energy is released during the formation of nucleus. The same energy is released during the formation of nucleus. Formation के टाइम यही निकली, formation break करने के टाइम यही absorb हुई. The same energy is released during its formation. Next लिखिए, next line. Therefore, binding energy can also be defined as the minimum energy required to break the nucleus into its constituent particles. Minimum energy required to break the nucleus into its constituent particles. ठीक है भाई, मेक होने के टाइम जब न्यूक्लियस बना इतनी रिलीज हुई, जब ब्रेक हुआ इतनी एब्जॉर्ब हुई. मैंने ब्रेक फॉर्म में भी डेफिनेशन लिखवाई आपको, ब्रेक के टाइम भी क्या होता है उस टाइम भी आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई. ठीक, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. और भी एक है यहीं पे, जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करेंगे बेटा, इस टर्म को क्या बोलते हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी, ये थी टोटल सारे न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी. अब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को डिवाइड करेंगे. अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी 100 जूल है, ये सारे न्यूक्लियंस की बाइंडिंग एनर्जी है. लेट अस सपोज 10 न्यूक्लियंस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियन की कितनी हो गई, 100 डिवाइडेड बाई 10 जूल्स. ठीक है बेटा. सो हाउ मच इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, या इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बोलते हैं. दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई ए. व्हाट इज ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर, डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. ये आपका आंसर मिला भाई. जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है. फॉर एग्जाम्पल आपने 2 न्यूक्लियस लिए, ठीक है बेटा, पर न्यूक्लियन, इसमें 10 जूल है या 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक न्यूक्लियन को. ठीक, पर न्यूक्लियन है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरा इसका है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. पर न्यूक्लियन दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल. क्यों, आपको अगर एक न्यूक्लियन निकालना है उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी है. क्यों, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस मीन्स दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ज्यादा है, आपने ज्यादा एनर्जी लगाई. ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी लगाई, वापस. ये कम स्टेबल था बेटा, आपने कम ही एनर्जी दी, निकली. सो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 10. सो जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल. नीचे लिखिए, इफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, द न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल. ठीक है, जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, दिस मीन्स आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है इसको ब्रेक करने के लिए. इट मीन्स कि ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल था, इसलिए आपने ज्यादा एनर्जी लगाई इसको. ठीक है बेटा, ये एक हो गया. अब आते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी करो पे, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो. ये था मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड सो ऑन. बाद में मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट से. हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो बनाएंगे. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो, हाँ, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करो भी लिखला है. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो,
इसमें क्या क्या प्लॉट करते हैं भाई? इसमें हम प्लॉट करते हैं, यहाँ से प्लॉट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ से प्लॉट करेंगे, यहाँ से प्लॉट करेंगे मास नंबर, मास नंबर यहाँ से प्लॉट करेंगे। ठीक, दो लिखने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट पे बना के। ठीक, हैंड राउंड, ये पेज नंबर 444 है बेटा। ठीक, वन 150 मास नंबर, 200, टू 250 एंड सो ऑन। चलो 250 तक मैं बनाऊंगा। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैंने बनाया थॉरोली। आप इसको पूरी तरह से घर में बनाना। मैक्सिमम जो है बेटा ये यहाँ पे है, 8.75 है मैक्सिमम वैल्यू, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसके लिए है मैक्सिमम? मैक्सिमम है A = 56 के लिए है मैक्सिमम। नोट डाउन कीजिए ये ग्राफ। यहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट्स है, 1H2 है बेटा, 1H2। यहाँ पे हीलियम है, हीलियम 24। यहाँ पे दूसरा है ऑक्सीजन है, कार्बन है। वो डाउन कीजिए भाई। कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, कार्बन 612। दूसरे पीक पे ऑक्सीजन 816। ठीक है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में यूरेनियम है, यूरेनियम 92 238। ये आपको यहाँ से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ से डिफरेंट न्यूक्लियर के मास नंबर्स है, ये हमने प्लॉट किया भाई। अब हमें एक्सप्लेन करना है ये ग्राफ क्या है और कौन एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है, कौन न्यूक्लियर ज़्यादा स्टेबल है, कौन रेडियो एक्टिव है, क्या नहीं है। देखिए भाई, पॉइंट नंबर 1 क्या है भाई? इनिशियली लाइटर न्यूक्लियर, यहाँ से ये लाइटर न्यूक्लियर है जिनका मास नंबर कम है। जैसे ही मास नंबर इंक्रीज होता है बाइंडिंग एनर्जी एब्रप्टली इंक्रीज होती है। इसको बोलते हैं भाई ग्रेजुअल इंक्रीज, इसको बोलते हैं एब्रप्टली इंक्रीज। सो एज द मास नंबर इंक्रीज व्हाट इज हैपनिंग टू बाइंडिंग एनर्जी? इट इज एब्रप्टली इंक्रीजिंग। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो रही है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो रही है। सो एज मास नंबर इंक्रीजेस, as mass number increases, note down कीजिए, as mass number increases the BEN में लिखूंगा binding energy per nucleon, the average binding energy increases sharply. This means sharp increase in stability. This means sharp increase in stability. This means sharp increase in stability. ठीक है बेटा, पीक्स है, यहाँ पे पीक्स है, पीक्स है, पीक है। जो एलिमेंट पीक पे है बेटा ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि पीक पे वही होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी नेबर से ज़्यादा होगी। सो एलिमेंट
न्यूक्लियर। कौन कौन सा न्यूक्लियर? एक तो ये है हीलियम 24, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, नियॉन एंड सो ऑन। मैग्नीशियम तक जिनके एटॉमिक नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 है एंड मास नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 4 है, दे लाई ऑन पीक्स। ऑन पीक्स मीन्स दे आर मोर स्टेबल। किससे स्टेबल है? अपने नेबर से। क्यों? क्योंकि ये पीक्स पे है। पीक मीन्स इट देयर बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, दे आर मोर स्टेबल। न्यूक्लियर ये लिखिए कार्बन, कार्बन है बेटा, ये हीलियम है, ऑक्सीजन 816 है। हैविंग एटॉमिक नंबर्स multiples of 2 and mass numbers multiples of 4 are more stable than their neighbors, क्यों ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इनमें इवन न्यूक्लियॉन्स है। इवन मीन्स दे पेयर हो जाएंगे, इनकी स्पिन पेयर अप हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इनमें ज्यादा स्टेबल है बेट। पेयर 4 12 इनमें से पेयरिंग होगी भाई, न्यूक्लियॉन्स की पेयरिंग होगी, स्पिन की पेयरिंग होगी, उस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। वो हम आगे देखेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस में। ठीक, उसके बाद देखिए भाई, चलो पहुंचे हम मैग्नीशियम तक। मैग्नीशियम तक वो मैंने नहीं बनाया, सारे पीक्स मैंने नहीं बनाए, 2-3 पीक्स बनाए। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस ग्रेजुअली बियॉन्ड A equal to 24, binding energy per nucleon increases gradually and becomes maximum। किसके लिए मैक्सिमम बनता है भाई? आयरन 56 के लिए ये मैक्सिमम बनता है। मास नंबर 56, ये कौन सा न्यूक्लियर है बेटा? दिस इज आयरन न्यूक्लियर, दिस इज आयरन न्यूक्लियर। नोट डाउन कीजिए। एंड बिकम्स मैक्सिमम फॉर आयरन Fe56। कितना है इसका वैल्यू? 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके लिए। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। आप यूजुअली पढ़ते हो आर्गॉन, क्रिप्टॉन, वो स्टेबल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसीलिए आयरन नेचर में ज़्यादा अवेलेबल होता है भाई। चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर। सो विच न्यूक्लियर इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट? आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। इसके बाद A equal to 56, शाबाश। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भाई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो गई एंड बिकम्स मिनिमम। मिनिमम बनती है किसके लिए? यूरेनियम 92-238 के लिए मिनिमम बनती है, इसके लिए मिनिमम बनती है। सो ये भी अनस्टेबल। फिर मैं बोलूँ, आप ये लिखिए, बियॉन्ड E equal to 56 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, decreases gradually and becomes minimum for uranium 92-238। इनके लिए मिनिमम बनती है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर, वेरी गुड। ये जो बेलेट है 30 से लेकर 170 तक, आप यहाँ 30 रखिए, यहाँ 170। आप देखिए इन एलिमेंट्स, इन न्यूक्लियर जो लाई करते हैं 30 से 170 तक, 30 से लेकर 170 तक, 30 से लेकर 170 तक, इनको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियर। क्यों स्टेबल न्यूक्लियर? इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा 8 के आसपास है। सो ए कहाँ से कहाँ तक? 30 से 170 तक। पांचवा पॉइंट है या चौथा पॉइंट है?
बेल्ट, इसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर, स्टेबल न्यूक्लियर। इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है कितनी है भाई, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम वाले, इससे कम वाले, 30 से कम वाले, ए लेस देन 30, ये अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल भाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। अनस्टेबिलिटी में भी फर्क है, उनमें से कुछ पीक्स पे है वो ज्यादा स्टेबल है नेबर से, लेकिन ओवरऑल तो है अनस्टेबल। ये बेलेट ही है अनस्टेबल रीजन वाला, लेकिन इनमें से कुछ ज्यादा स्टेबल है, कुछ कम है, लेकिन ओवरऑल है अनस्टेबल। और ये ए ग्रेटर देन 170, 8 से कम हो रहा है, ये भी क्या है भाई, अनस्टेबल। 6th पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, मास नंबर ए लेस देन 30 एंड ए ग्रेटर देन 170, दे आर द रीजन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। दिस मीन्स ये लाइट वाले न्यूक्लियर भी अनस्टेबल, हेवी वाले न्यूक्लियर भी अनस्टेबल। लाइट न्यूक्लियर भी अनस्टेबल, लाइट न्यूक्लियर क्या है बेटा, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और हेवी न्यूक्लियर क्या है, वो भी अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कम, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम। अब हर कोई न्यूक्लियर चाहता है मैं स्टेबल बनूं। आप देखिए प्रोसेसेस क्या होंगी, क्या सेम प्रोसेसेस स्टेबल बनेंगे, नहीं, इनकी डिफरेंट प्रोसेस, इनकी डिफरेंट प्रोसेस। ये बड़ा वाला एलिमेंट है, बड़ा वाला बोलेगा मैं अपने आप को छोटा बनाऊं, ठीक, तभी तो ये इस रीजन में आएगा। इस रीजन में आने के लिए क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा दो स्मॉलर एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है जिसका ए है 190, ये बोलता है भाई मैं तो अनस्टेबल हूं, मैं अपने आप को स्टेबल बनाऊं, ये दो में ब्रेक करेगा। किस किस, लेट अस सपोज, लेट अस सपोज इसने दो में ब्रेक किया, एक 100 प्लस 90 में, सो इट ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर एलिमेंट्स, 100 और 90, देखिए दोनों स्टेबल रीजन में आ गया। सो हेवी न्यूक्लियस जो है, हेवी न्यूक्लियस, ये कैसे स्टेबल बनता है, बाय स्प्लिटिंग। उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियर फिशन। भाई न्यूक्लियर फिशन से स्टेबल बनता है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर ऑफ नियरली सेम मास। 190 का नियरली सेम मास है। ये लाइटर वाला न्यूक्लियर है बेटा। कौन सा वाला न्यूक्लियर, लाइटर वाला न्यूक्लियर। लाइटर वाला भी बोलेगा अरे भाई मैं भी अनस्टेबल हूं, मैं अपने आप को स्टेबल बनाऊं, क्या ब्रेक हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। ये 2-3 फ्यूज हो जाएंगे, एटलीस्ट अगर यहां नहीं पहुंचेंगे तो भी यहां पहुंचेंगे हीलियम की जगह, 1-2 मिलेंगे, हीलियम की जगह पहुंचेगी तो भी स्टेबल बन जाएंगे, कार्बन की जगह पहुंचेंगे स्टेबल बन जाएंगे एटलीस्ट। सो लाइटर न्यूक्लियर दे कंबाइन टू फॉर्म इंटरमीडिएट न्यूक्लियर, टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियर। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। So which nuclei undergo nuclear fission and which nuclei undergo nuclear fusion? Those nuclei which are heavy nuclei, they undergo nuclear fission and split into two lighter elements of nearly same mass. What happens in nuclear fusion? Two lighter nuclei combine and give rise to stable nucleus. ठीक है बेटा, ये था mass defect, ये था binding energy and this was the average binding energy curve. ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल आज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। न्यूक्लियर रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी किनको होगी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं, आगे चलेंगे। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।